नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के बारडा विधानसभा क्षेत्र में। और बारडा विधानसभा क्षेत्र एक छोटे से गांव जगराम बास में, बिल्कुल गांव देहात का क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। और उसके अंदर से जब प्रतिभाएं आगे निकलती हैं और कहीं ना कहीं अपने गाँव, क्षेत्र, देहात का नाम रोशन करती हैं, तो बहुत अच्छी खुशी का जो है मौका होता है। और इस अवसर पर हम अक्सर ऐसी प्रतिभाओं के साथ मौजूद होते हैं। जगराम बास एक छोटा सा गांव, लेकिन इस एक छोटे से गांव में 7 से 8 MBBS डॉक्टर, उसके साथ ही IAS IPS भी रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, अनेक ऑफिसर बड़े बड़े पदों पर, जज भी हैं, पुलिस के अंदर भी हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं इस गांव की भागीदारी है। चाहे एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं भागीदारी इस गाँव की है। हर गांव में हम जाते हैं, अक्सर ऐसी प्रतिभाओं से मिलते हैं, लेकिन ऐसा माहौल और इतना बेहतरीन जो है जज्बा कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति हमने कहीं नहीं देखा, जो इस गांव में देखने को मिला। इस गांव का जो इतिहास देखा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उत्कृष्ट जो है। और अब हम मौजूद हुए हैं क्योंकि ऐसी ही एक गुड़िया, इसी गाँव की एक गुड़िया एक बार फिर आगे निकली है। और अभी नीट का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 646 अंक लेकर जो है अपनी परीक्षा में सफल हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं, और MBBS की इनकी तैयारी है। तो एक और जो है MBBS डॉक्टर गांव के इतिहास के पन्ने में जुड़ चुके हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत में है। तो निधि हमारे साथ मौजूद हैं, निधि से खास बातचीत करें। निधि, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। तो निधि, क्या सबसे पहले तो बता दीजिए कितने अंक आपने हासिल किए, अपने मुख से बता दीजिए। नीट का एग्जाम था आपका, रिजल्ट कब आया? मेरा नाम निधि है, जैसा कि सर ने बताया, और मैंने नीट 2023 में 646 यानी कि 646 मार्क्स लेके आउट ऑफ 720 और एक MBBS की तरफ एक अपनी पहला कदम रखा है। मतलब मेरा नीट तो क्वालिफाई हो ही चुका है, इसके साथ साथ मेरे को अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जिससे मैं अपनी आगे की जो MBBS की स्टडीज़ होगी वो कंप्लीट कर पाऊँगी। तो अभी निधि कहें या डॉक्टर साहब कहें? नहीं, अभी तो आप निधि कह सकते हैं। तो निधि, चलो निधि कह देते। नहीं तो अभी तो डॉक्टर साहब भी बोल सकते, क्योंकि MBBS में सिलेक्शन हो चुका है। अभी बस ट्रेनिंग इनकी जारी रहेगी, 3 या 4 साल की जितनी भी इनकी होती है। उसके बाद तो MBBS डॉक्टर बनना निश्चित है, तय है। तो निधि, आपसे बातचीत करें आगे। मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें MBBS डॉक्टर ही बनना है? और किसी फील्ड में भी जा सकते थे। IAS IPS आजकल देखा जाता है, क्रेज चला हुआ है, DC लगना है, SP लगना है, IAS IPS बनना है। तो आपने ये अलग ट्रैक क्यों चुना? एक्चुअली मेरा भी टारगेट जो अभी भी जो मेन फोकस होगा वो तो लास्ट में UPSC पे ही होगा। मेरा पहले से, जब मैं बिल्कुल स्कूल में जाने लगी थी, उस दिन से मेरा यही था कि मेरे को IAS बनना है। मेरे को IAS, कोई पूछे DC बनना है, कोई पूछे निधि क्या करना है, DC बनना है बस। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरे को भी थोड़ी समझ आने लगी। फिर हुआ क्या कि मेरे को पहले डिसाइड हो गया था कि मैं 11th-12th में मेडिकल लूँगी। और जब मैं 9th क्लास में थी तब मेरे दादाजी की ब्रेन हेमरेज हो गई थी। तो उस टाइम एक ऐसा माहौल हो गया था घर में कि बस मतलब स्थिति थोड़ी अच्छी सी नहीं थी। दादाजी ICU में रहे थे 1 महीने तक। तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पता नहीं बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। और उस टाइम मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं घर में बड़ी बेटी हूँ। मेरे भाई दो भाई हैं, एक चाचा का लड़का और एक मेरा भाई, तो वो मेरे से छोटे हैं। तो एक बड़ा होने के नाते मेरे को बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को कुछ ना कुछ तो ऐसा आगे करना चाहिए जिसके कारण किसी और घर में ऐसी कंडीशन ना बन सके। सेकंड अटेम्प्ट? ये वैसे मेरा 3rd अटेम्प्ट है। हाँ जी। तो आपकी बार सिलेक्शन हो चुका है, अब कितनी खुशी हो रही है? अब इतनी खुशी हो रही है कि अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना होता तब इतनी खुशी नहीं होती जितना अब हो रहा है। अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर मैंने मेहनत भी 3 गुना लगी है। बिल्कुल, और मेहनत के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब बच्चे का नहीं होता है और वो दिन रात मेहनत करता है ना, तो कॉन्फिडेंस ऐसा टूट जाता है कि उठने की हिम्मत नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे फर्स्ट टाइम जब नीट का रिजल्ट आया नहीं था, पेपर दे के, और अगले दिन से मैं ऐसी मतलब एक बायोलॉजी में टर्म होती है एस्टिवेशन, उसको बोलते हैं समर स्लीप। तो गर्मियों में हुआ था, तो मैं ऐसी छुप गई थी कि मैं दिखती नहीं थी। मैं मतलब पापा अगर आ रहे हैं तो मैं छुप जाती थी। मेरे को इतनी शर्म आती थी कि नीट में तो हुआ नहीं, अब क्या मैं शक्ल दिखाऊंगी अपने घर वालों को। मम्मी को भी ठीक है, सुबह खाना खा लिया, शाम को खा लिया, फिर भी अंदर ही अंदर 1 महीने तक मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा था। फिर थोड़ी हिम्मत दिखाई कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। फिर मेरे पापा जो है मेरा बेस्ट मोटिवेशन का सोर्स है मेरे पापा। मैं तो ये कहूँगी कि भगवान जिसको भी पेरेंट्स देते हैं ना, तो मेरी फैमिली जैसा दे।
मैं बचपन से मैंने आज तक ना मतलब मैं घर में हेल्प करती हूँ मम्मी की थोड़ी बहुत, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी आज तक मेरे को ये नहीं कहा कि निधि तू हमारे साथ ये काम करवा घर का, हमारे साथ ये काम करवा। मेरी चाची भी बिल्कुल वेल एजुकेटेड हैं और चाची भी बहुत सपोर्टिव हैं। चाचा चाची मेरे 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं और मैं किसी भी टाइम उनको कॉल करके कुछ भी कहती हूँ आराम से वो करके देंगे, मेरे को हर चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब घर वालों की तरफ से मेरे साथ 100% नहीं 200% सपोर्ट रहे हमेशा से। तो ये निधि हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में, और विशेष बात ये है इन्होंने बताया कहीं ना कहीं इनके दादा और दादी जी जो अब हमारे बीच नहीं है, हालांकि उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते, विशेष लगाव था निधि के साथ उनका। निधि के मम्मी पापा से ज़्यादा दादा दादी से लगाव था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र छोटा सा गाँव है, बिल्कुल शहर, कोई बड़ा शहर नहीं है, कोई महानगर नहीं है। गाँव से ये लड़की निकल कर कहीं ना कहीं मेहनत करके आगे बढ़ी है अपने फील्ड में, कहीं ना कहीं अपने गाँव का, क्षेत्र का, परिवार का नाम रोशन किया है। तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन इन्हें अपने दादा दादी का जो देहांत हुआ, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में वो कमी इनको खल रही थी, कभी मन को कचोट रही थी वो कमी इनको। तो इनका एम बन चुका था कि यूपीएससी हम बाद में कर लेंगे, हालांकि टारगेट यूपीएससी का था, आईएएस या आईपीएस बनने का, लेकिन इन्होंने उसको किनारे कर दिया एक बार कि यूपीएससी हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम करने की बहुत आवश्यकता। ये पसीना उस चीज़ के सामने कुछ भी नहीं है, और यही जो संस्कृति और संस्कार इस पसीने के माध्यम से झलक रहे हैं साफ तस्वीरों कैमरे में। वैसे तो हम गाँव में मौजूद, और गांव की तस्वीर आपको पीछे दिखाई भी दे रही होगी, पशु वगैरह भी बंधे हुए इनके घर पे। ये तस्वीर होती है ग्रामीण क्षेत्र की जो सूरत हाल बताती है। निधि हमारे साथ है। तो निधि, आपको तीसरा अटेम्प्ट था आपका, 2 अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाए, कुछ कसर रह गई, कुछ कमी रह गई, मेहनत में रह गई, या कहीं भी लगा लीजिए कोई वीक पॉइंट रहा, तो ये महसूस नहीं हुआ कि गलत फील्ड में पैर रख दिया, गलत पंगा ले लिया, कुछ और करते तो बेस्ट रहता हमारे लिए, या फिर जो यूपीएससी का टारगेट था वो सही था? नहीं, ऐसा तो कभी लगा नहीं कि गलत फील्ड में मैं एंटर हुई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था कि इसमें मैं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करूँगी। लेकिन एक मन में हर टाइम यही रहता था कि निधि से एमबीबीएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि हम बीसीए कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमेशा से मैंने जनरल में फ़ाइट किया है, मेरे पापा ने भी और मैंने, मेरे भाई, सब ने। हमारा जनरल में एनरोलमेंट हुआ है हर जगह। रिजर्वेशन वगैरह आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, रिजर्वेशन अगर होती तो मेरे पहले अटेम्प्ट में हो जाता है एमबीबीएस में, लेकिन हमेशा हमने जनरल में एनरोलमेंट किया है। तो अब भी जो रिजल्ट है वो जर्नल में ही आपका? हाँ जी, जनरल में। और जो मेरा सेकेंड टाइम जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें हुआ क्या था, मैंने उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की थी अभी तक की। मतलब उसमें ऐसा था कि मैं उसमें सच में, ये बोलते हैं कि खाना पीना छोड़ना पड़ता है नीट के लिए, तो उस ड्रॉप में मैंने छोड़ दिया था। उसमें मैं सुबह, मेरा शेड्यूल रहता था 4 बजे उठने का, मैं 4 बजे उठ के 6 बजे तक पढ़ती थी, और फिर 6 बजे मैं मतलब गर्म पानी करके हर टाइम, मतलब डेली का शेड्यूल था यही सेम, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो। फिर सुबह उठ के नहाना और फिर पढ़ना, फिर पढ़ के फिर जैसे मतलब कुछ एक आधे काम कर देना, और फिर ऐसा शेड्यूल रहता था मेरा। और ये मेरा कभी फिक्स नहीं हुआ कि मैं 18 घंटे पढ़ूंगी, मैं 20 घंटे। अभी जैसे कई लोग, रूटीन में कितने घंटे हो जाती थी आपकी? ऑन एन एवरेज मैं मतलब 6 घंटे आप निकाल सकते हो, तो 18 घंटे हो जाते थे। लेकिन ये मेरा कभी फिक्स नहीं था। मेरा ये था, मैंने पहले एक टारगेट बना लिया होता था कि आज मेरे को इतना टॉपिक कवर करना है तो वो करना है, चाहे वो मेरे को रात को 2 बजे तक करना पड़े, चाहे 3 बजे तक करना पड़े, चाहे वो कितनी ठंड हो कितनी गर्मी हो। बस ये था, जो टारगेट मैं फिक्स कर रही हूँ वो मेरा पूरा करना है। मेरे पापा हमें एग्जाम्पल देते थे, क्या तो अपना 0% करो या फिर 100%, या तो बिल्कुल छेड़ो ही मत किसी चीज़ को आप, या फिर जो कर रहे हो तो पूरा उसमें पूरी जी जान लगा दो और उसका 100% करके अपना छोड़ दो फिर। तो ऐसा ही मेरा रहता था शेड्यूल, तो कि अगर कोई टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ तो पूरा ख़त्म करके ही छोड़ो, या फिर वो स्टार्ट ही नहीं करना। तो निधि, इतना बोलना किसने सिखाया आपको? अक्सर हम जहाँ जाते हैं हम सवाल करते हैं, उसके बाद जवाब मिलता है, आप बिना सवाल के ही धड़ाधड़ बिल्कुल जैसे मशीन गन से गोलियां निकल रही हैं, इस तरीके से बोल रहे हो। ये तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला है। एक्चुअली सभी मेरे को ये बोलते हैं बोलना कहाँ से सीखा है, तो ये मेरा जेनेटिक फैक्टर है। मतलब मेरे दादी जी जो थी, मेरी दादी जी इतनी बोल्ड थी, मेरे से 100 गुना बोल्ड थी। और मेरे पापा जी तो जैसे आपने सबने देखा ही होगा, समाज सेवी हैं, तो उनका स्पीच तो शायद मतलब दूसरे को बोल के एक बार ये करना पड़ता है कि शराब बंद कर दो, अगले को भी बोलना है। तो अभी थोड़ी थोड़ी वो भी मेरे में भी वही आने लगी है।
कि मैं मतलब एक बार बोलना शुरू कर देती हूँ। ये चीज बड़ी खास है, क्योंकि जो व्यक्ति बोलने में माहिर होता है, कहीं ना कहीं अगर वही बच्चा या फिर वही लड़की या फिर लड़का अगर डॉक्टर बनता है तो वो आधा मरीज आधा पेशेंट को तो बोल के ही ठीक कर देगा। ये तो बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि अगर हमारी पब्लिक रिलेशनशिप अच्छी है, अगर तो हम किसी पेशेंट को भी हैंडल करेंगे तो उसको भी इतनी समझदारी से समझा सकते हैं ताकि वो हमारी बात मान ले, और जिसके कारण उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो होगा उसमें उसको एलोपैथी की जो मेडिसिन होंगी उनके इफेक्ट से उसको बचाया जा सकता है। तो ये बात आपने बिल्कुल अच्छी बोली है कि मतलब ऐसे ये जो ऑडिटरी कैपेसिटी होती है बिल्कुल बहुत अच्छी होनी चाहिए। बने रहिए, आपके मम्मी पापा से बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम सोमवीर है। सौम्य जी सरकारी शिक्षक है। हाँ, सरकारी शिक्षक हूँ मैं। पिछले 23 साल से गवर्नमेंट अभी जॉब में। ग्रामीणों से बातचीत हुई तो सामने निकल के आया, बड़ी मेहनत करके, परिवार में मेरे ख्याल से पहले कोई था नहीं सरकारी नौकरी वाला, लेकिन बड़ी मेहनत करके सरकारी नौकरी। हाँ, पहले सरकारी नौकरी में थे। मेरे ताऊ जी का लड़का आर्मी से रिटायर्ड है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये था, मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे मतलब मैं जब पढ़ता था तो हमारा कच्चा मकान था, पक्का मकान भी नहीं था। तो मन में एक टीस थी कि मतलब मैंने भी कुछ करके दिखाना है। मैंने 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत की है, और बिल्कुल जो गरीबी के दिन है वो मैंने देखे हैं। तो मैं ये चाह रहा था भाई जो गरीबी के दिन देखे हैं, आने वाले जो मेरी पीढ़ी है वो दिन न देखे हैं। इसलिए मैंने मतलब हार्ड वर्किंग शुरू से ही की है। जब मैंने 10th पास की थी तो 11th में जब मैं था तो मैंने 10th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था गाँव में ही। या गांव में पुराना मकान था एक, वहाँ लेके मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने वोकेशनल में एडमिशन लिया, क्योंकि नौकरी की ज़रूरत थी घर में, वोकेशनल में जल्दी नौकरी मिल जाती है। उसके बाद मैंने वोकेशनल करने के बाद मेरा जेबीटी में एडमिशन हो गया, और जेबीटी करते ही मैं गवर्नमेंट जॉब में टीचर लग गया था। लेकिन सर भी जनरल कैटेगरी से लगे? जी, जनरल कैटेगरी से। आज तक मतलब मेरे परिवार में किसी को ओबीसी का बेनिफिट नहीं लिया हमने, कभी भी मिला ही नहीं है। ओबीसी में अपने जाति अनुसार बता दीजिए, क्योंकि लोगों को एक शंका होती है कि ये झूठ बोल रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं। आप नाई हैं? हाँ, मैं जाति से नाई हूँ, सैन समाज से हूँ। लेकिन मतलब जो 50% जनरल कैटेगरी की मेरिट बनती है ना, तो हम मतलब शुरू से मेरिट में रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने लिया नहीं, लेकिन मेरिट में आ गए तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं क्रीमी लेयर में आ गया। अब मेरी गवर्नमेंट जॉब से जो मेरी आय है वो 6 लाख हो गई। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अगर 6 लाख से ऊपर इनकम है तो वो मतलब बेनिफिट नहीं ले सकता ओबीसी का। तो अब मुझे मेरे बच्चों को मिलता ही नहीं। मैंने तो वैसे नहीं लिया कि मैं मतलब जनरल में क्वालिफाई हो गया। कहीं ना कहीं मास्टर जी, कहीं ना कहीं जो संघर्ष होता है उसके सामने कोई रिजर्वेशन या कोटा कोई मायने नहीं रखता। जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है, जितनी अपनी जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ता है, सफलता उतनी ही बेहतरीन होती है। बिल्कुल, मतलब शुरू से ही मैं तो ये कहूँगा कि मैं जैसे 6ठी कक्षा में था तभी मैंने जमींदार अपने साथ साथ करता था। गाँव के मतलब माल बाटे की खेती लेके भी करता था, अपनी भी खेती थी। तो मतलब खेती का काम करके उसके बाद मैं स्कूल में जाता था। स्कूल से आने के बाद मतलब फिर खेती का काम करना, और साथ साथ मैंने नाई का काम भी किया है। हमारी जो जाति है, मेरे पिताजी नाई का काम करते थे, तो उनके साथ मैं भी दूसरे गांव में हुई, गांव में इस गांव में नाई का काम भी मैंने 3-4 साल तक किया है। विवाह शादी में मैंने काम किया है। तो मतलब ये है कि मैं कभी काम से शर्म नहीं मानता, क्योंकि जो भी काम है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मतलब उसमें हम किसी का बुरा ना करें, बस ये मेन बात ये है। ईमानदारी संघर्ष की कहानी मास्टर जी। अब बच्ची आपके नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ चुकी है, MBBS में सिलेक्शन हो चुका है, कितनी खुशी हो रही, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जब बच्ची ने इतनी मेहनत की है, और मतलब हमने जब इसको जो भी शिक्षा दी इसको, उससे भी मतलब अव्वल किया इसने। हमारी अपेक्षा से ज़्यादा मतलब खरी उतरी है। और मतलब थोड़ी सी कमी अगर खल रही है तो मेरे जो माता पिता हैं उनकी बहुत बड़ी लाडली थी। अगर आज मेरे माता पिता होते तो पता नहीं और कितने खुश होते। खुशी दुगनी तिगनी हो जाती। शायद ये तीसरा अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो ये मानता हूँ अगर मेरी माताजी पिताजी होते तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर जाती, क्योंकि परिस्थिति 3-5 साल हमारे घर की ऐसी रही। माताजी का देहांत हो गया तो उसके बाद पिताजी ब्रेन हेमरेज में थे, वो भी 5-5.5 साल चारपाई पर रहे हैं। उनका भी जैसे अपने छोटा भाई है, नंबरदार है मेरा, और मतलब ये घर में काफ़ी मतलब सारे परिवार वालों ने सेवा की है। मेरे जो बच्चे हैं दोनों वो भी साथ में लगे हुए हैं, और भी जो परिवार वाले काका था वो सभी ने मिलकर मतलब अच्छी सेवा की है। तो माहौल मतलब ऐसा था कि बच्चे भी मन लगा के ठीक से नहीं पढ़ सकते थे, नहीं तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गुड़िया कर देती। आपको पहले से ही पता था कि बच्ची कुछ बड़ा करने वाली है? जी, मैंने जब ये इसका जन्म हुआ था तो इसका निधि नाम रखा था। ये दिवाली के आसपास इसका जन्म था, दिवाली वाले दिन इसकी छठी थी। तो निधि मानी खजाना, यानी कि इसका जन्म होने के बाद हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। ऐसी मतलब लक्की मतलब इसको गुड़िया को मानता हूँ। जब से इसका, वैसे तो इसकी माँ लक्की है, इसकी मम्मी जो है, वो हमारी शादी के बाद भी कोई कमी नहीं रही। उसके बाद ये जो लड़के का जन्म हुआ, निधि नाम इसीलिए रखा गया था इसका भैया मतलब एक खजाना आ गया हमारे घर में, और फिर कोई कमी नहीं रही किसी तरह की। और शुरू से ही ये बेटी के साथ साथ मम्मी का नाम लेना जरूरी था, वरना
देख रही हैं कि जाने दो गांव वालों को, फिर देखती हूँ मैं आप। ना ऐसा नहीं मेरा नाम नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा जो परिवार है, मेरे भाई हैं या इनकी मिसेज है, सारा परिवार बिल्कुल हंसी खुशी से रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आम और घरों में देखी जाती है। हमारे परिवार में ऐसी नहीं है। हमारा पूरा जो परिवार है, 3-4 घर हैं, सारे मिल के रहते हैं, एक ही परिवार है। मम्मी से बातचीत करना चाहिए जी। क्या नाम? ममता नाम है जी। ममता जी, क्या कहेंगे? बच्ची ने तो पूरा झंडा गाड़ दिया, नाम रोशन कर दिया, चारों तरफ निधि निधि और सोमवीर मास्टर जी का नाम गूंज रहा है। खुशी हुई जी हमने। ग्रामीणों ने इतना आशीर्वाद दिया, प्रेम दिखाया, एक बुलावे पर दौड़े चले आए, क्या कहें? बहुत अच्छा लगा जी हमने। पता था बेटी पहले से ही कुछ बड़ा करने? हाँ जी। तो अक्सर पढ़ती थी जब, आपने कभी टोका नहीं कि बेटी इतनी ज्यादा मत पढ़, पागल हो जाएगी, सारी सारी रात लगी नहीं जी, ये तो पढ़ा कर दी जी। खाना भी इसने चारपाई पर दिया कर दी और रात में सोया कर दी जी। मैं बेटा सो जाई, 2-3 बज गए, मम्मी पढ़ की सो। बातें भी मतलब जबरदस्ती करके थी, नहीं सोती नहीं। हाँ जी, और उनके साथ रही हम तो जी। तो अभी इसके इनके चाचा कह रहे थे गुड़िया के कि गुड़िया शरारती बहुत थी, छोटी थी। नहीं जी, शरारती नहीं थी जी। नहीं थी शरारती? ना जी। कह रहे थे इसकी मम्मी बड़ी बेलन से कुटाई करती थी। नहीं जी, कदे नहीं लगाई। कभी नहीं लगा? नहीं जी। क्यों नहीं दिए? ना सर, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे कभी थप्पड़ भी मारा हो। तो आपके मम्मी पापा से बातचीत कर रहे हैं, आपसे और बातचीत कर लेते हैं। अभी टॉपिक पर आ जाते हैं। अभी नीट एग्जाम क्लियर किया है, तो +2 के बाद एग्जाम होता है नीट का, दे सकते हैं बच्चे, एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये मतलब अगर बात करें बेस की, तो बेस किस प्रकार बच्चे तैयार करें? एनसीईआरटी कितनी भूमिका है इसमें? एनसीईआरटी से तो अब जैसे हर कोई ये बोलता है कि एनसीईआरटी से पेपर आता है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी को समझना ज़रूरी है। एनसीईआरटी की बुक भले ही वो 150-200 पेजेस की है, लेकिन वो जो 200 पेजेस हैं उनको इतना ज़्यादा समझना पड़ता है। एक एक लाइन में वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पे हम मेनली करते क्या है कि उसकी फास्ट रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी की। हर बच्चा मोस्टली यही करेगा, 90% बच्चे यही मतलब शेड्यूल फॉलो करते हैं कि एनसीईआरटी को हम फास्टली रीड कर दें। तो उसमें गलती क्या होती है कि जो नोट है, इज़ नोट, विल नोट फॉलो, तो ये जो नोट वाला वर्ड होता है ये हम जनरली भूल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ क्वेश्चंस में होता है वहाँ पे नीट में, विच ऑफ द ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। हम ये पढ़ते हैं विच ऑफ द ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि अपनी मेंटलिटी वो सही वाली होती है। जो कोचिंग करते हैं अपन, उसमें भी क्वेश्चंस यही देखे होते हैं कि कोई करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही होता है। उसमें आ जाता है नोट करेक्ट, नोट इनकरेक्ट। कहने का तात्पर्य कि क्वेश्चन वही होता है, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्लस एनसीईआरटी मेन है, एनसीईआरटी भगवान है। हम तो यही बोलते थे कि एनसीईआरटी भगवान है। यानी कि आपसे पहले हमने कई बच्चों से बातचीत की जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम क्लियर किया है, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो चुका है। तो उन्होंने बताया कि आमतौर पर 11वीं और 12वीं कक्षा के जो सिलेबस होता है तो एनसीईआरटी का, अगर बच्चा उस पर पूरा फोकस रखता है तो कहीं ना कहीं नीट का एग्जाम आसानी से क्लियर किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बोला है सबने कि अगर 11th-12th का अपन एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ते हैं तो नीट एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी जनरली ट्रेंड क्या चल रहा है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पहले हमने प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम ये कर रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ी और पेपर दे दिया, तो उसमें तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ही मास्टरमाइंड है तो वो ही क्लियर कर पाएगा, बाकी तो मुश्किल होता है। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही रहता है, उतनी ज़्यादा अपनी स्पीड मेंटेन रहती है और उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। तो अभी एमबीबीएस में सिलेक्शन हो चुका है, ये जो रथ का पहिया घूम रहा था, तो ये रथ का पहिया यही थम गया या अभी और भी सफर जारी है आगे का? नहीं, ये तो हमेशा सफ़र जारी रहेगा जब तक मेरी लास्ट ब्रेथ रहेगी। ये तो शुरुआत है। हाँ जी, ये तो शुरुआत है। बस एक यही नारा हमेशा दिमाग में रहता है कि आराम आराम है। आराम हराम है। ये निधि पता नहीं कहाँ कहाँ से, ये मतलब एक बुजुर्गों जैसी बातें होती हैं, दादी अम्मा जैसी, वो कहाँ से निकाल के लेके आ रही है। ये तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि कहीं ना कहीं दादी के जो गुण हैं वो इनमें आ गए। एक सवाल हमारा बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, आपने बताया कि 2 बार फेल हुए, तीसरी अटेम्प्ट में आप क्लियर किया, आपने सफलता हासिल हुई, तो ऐसे में बच्चे टूट जाते हैं। आपके सामने भी वो सिचुएशन आई, मम्मी पापा ने आपको सपोर्ट किया, आपको मोटिवेट किया, आप दोबारा तैयार हुए उस चीज़ के लिए, दोबारा प्रिपरेशन की, फिर सफल हुए हैं। बच्चे टूट जाते हैं कई बार, पहले ट्राई में सफल नहीं हुए, दूसरी ट्राई की, फिर सफल नहीं हुए। तो ऐसे में मतलब अगर एक जगह उनको सफलता नहीं मिलती है तो क्या उन्हें मेहनत छोड़ देनी चाहिए? क्या कोई बच्चा अगर डायरेक्ट एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं सकता तो वो इनडायरेक्ट भी तो हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? अभी मेरा तो यही कहना है कि सबको अपना 100% देना चाहिए। और कई बार बहुत
ऐसे केसेस होते हैं जिसमें घर वाले थोड़ा ये सोचते हैं कि बच्चे के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो अभी इसको कुछ और करवा देना चाहिए, क्योंकि घर वालों को मेन ये रहता है बच्चे की एज भी हो रही है, और मतलब ऐसा जो अभी फ़िलहाल का अपना एनवायरनमेंट है उसमें भी थोड़ा ये होने लग जाता है, बच्चा इतने दिन से सक्सेस नहीं मिल रही तो भी पेरेंट्स कुछ कह नहीं रहे हैं, तो एक वो जो पब्लिक का प्रेशर होता है वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स फेस करने लग जाते हैं। लेकिन इस मामले में मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को ऐसे नहीं बोला कि तू MBBS नहीं कर सकती, कि अगर तेरा 2 बार में नहीं हो रहा है तो तीसरी बार तू मत ट्राई कर। मेरे को हर जगह से यही बोला जाता था, एक बार अगर तू अब की बार करेगी तेरा 100% हो जाएगा। वो एक जो वो रहती है कि हर किसी को एक्सपेक्टेशन थी मेरे से कि निधि तो फर्स्ट टाइम में कर लेगी, तो जो एक्सपेक्टेशन मेरे से फर्स्ट टाइम में नहीं पूरी हो सकी, तो मैं थोड़ा ऐसा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया था उस टाइम। लेकिन फिर मैंने सेकेंड टाइम में थोड़ी और हिम्मत दिखाई। जी रुक जाओ, थोड़ा हम भी बोल लेते हैं। हमारा भी क्यों आप काम छीन रहे हो? लगातार मतलब तोते की तरह बोले जा रहे हैं, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत मम्मी पापा से बातचीत करो, इधर पापा के पास आते हैं, पापा भी उसी स्पीड में लग जाते हैं, बीच में रोकना पड़ता है। मम्मी है वो थोड़ी सी भोली वाली सी है, थोड़ी कम बोलती हैं, तो ये हमारे सामने कम बोल रही है, कहीं पीछे से पूरी आपसे टक्कर लेती हो? ना, ये मतलब वैसे भी कम बोलते हैं शुरू से ही, इनका नेचर जो है, जैसे निधि ने बताया कि बिल्कुल जो बोलना है वो सोच समझ के थोड़ा ही बोलना होता है, इनका शुरू से ही ऐसी हैं। तो थोड़ी बहुत पति पत्नी में चलती रहती है तकरार, कितनी बार? तकरार हमारी शादी को अब 28 जून को ये मानो कि 22 साल हो जाएंगे। 22 साल में हमारी एक बार भी कभी ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है कि मतलब हमें आपस में एक दूसरे से भाई 1-2 घंटे के लिए भी हम मतलब कभी आपस में अलग नहीं हुए हैं। ये भी पूरा रिकॉर्ड कायम कर रखा है आपने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले। हाँ बिल्कुल, इस मामले में मैं तो ये कहूँगा कि भगवान ऐसी पत्नी सभी को दे, मतलब किसी मेरे कोई टेंशन नहीं है इसकी तरफ से। सिख परिवार है, निधि के चाचा हैं जी, क्या नाम है? ओमवीर है सर। ओमवीर जी क्या काम करते हैं? मैं नंबरदार हूँ सर। नंबरदार जी सर। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, बेटी ने नाम रोशन कर दिया? हाँ जी, बहुत खुशी अब की तो बात। नंबरदार जी पहले भी एक मतलब गांव की सरदारी थी, अब वो सरदारी दुगनी होगी, बिल्कुल सीना तान के चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पूरा सीना तान के चलेंगे। बहुत खुशी की बात है सर। बहुत खुशी की बात। यस सर। तो और बच्चों को क्या कहेंगे? गांव के बच्चे भी इस चीज से प्रोत्साहित होते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का जोश जज्बा आता है। हाँ, इन बच्चों को देख के मतलब होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी में भी ऐसा होना चाहिए कि भाई हर एक घर में, मत ये कहता हूँ हर एक घर से डॉक्टर निकले। हाँ, इससे समाज की सेवा भी होती रहेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? संतोष क्या लगते हो? बुआ। तो अभी डॉक्टर साहब को नमस्कार किया? ये डॉक्टर साहब बने गए भाई, बहुत खुश हैं भाई, हम तो बहुत नाम रोशन कराया है, और इस रोशन नाम से हम तो बहुत खुश हैं भाई, लड़की सब बस। ये प्रेम है, बुआ भतीजी का तो एक प्रेम अलग ही होता है। दादी या फिर माँ के बाद कहीं ना कहीं बुआ से जो रिश्ता होता है वो सबसे गहरा होता है। ये सबसे खुश क्या आपके साथ कैसा रिश्ता है? बहुत ज़्यादा ही है, गहरा, दिल का? खूब गहरा दिल का है भाई जम्मा। क्या क्या नाम है? जी मेनका। मेनका। तो मेनका जी क्या कहोगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, भतीजी अभी डॉक्टर बन गई। बहुत अच्छा काम किया है बेटी ने, हमारी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमने पूरे परिवार ने इसका मोटिवेशन किया है कि बेटी। जिससे बात कर रहे हैं वही कह रहा है खुशी हो रही है, तो सभी को पहले से ही पता था बड़ा धमाका करेगी। हाँ, ये तो पता ही था, तो ये मतलब सभी ने कैसे पहले ही कैसे पता चल गया, मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी निकाल दिया आपने। क्योंकि बेटी इंटेलिजेंट इतनी है, विश्वास तो हो ही जाता है। तो और बच्चों को क्या कहोगे, आपकी भतीजी से मोटिवेशन ले? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो निधि ने किया है वो बच्चे इसको देखकर और आगे आएँ और मेहनत करें जैसे निधि ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने, कीमती समय दिया। थैंक यू सर। तो ये पूरा परिवार जो इनका बना हुआ था। मास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू लंबा साहब, आप मतलब आए और मतलब ऐसा बच्चों को और जो बच्चे सुन रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी आपके चैनल के माध्यम से। तो आप पूरे परिवार का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। कहीं ना कहीं सभी पसीने से लथपथ, और ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पसीने का मतलब है कि मेहनत, सीधा सीधा होता है। जो व्यक्ति काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको पसीना आता है, और ये पसीना इनकी मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहूँगा और दोबारा कहते चलें कि जगराम बास में गांव में मौजूद हैं, प्रतिभाओं के एक खदान लगा लीजिए जगराम बास गांव। और अब तो इतिहास के पन्ने लगातार इनके गांव के इतिहास में पन्ने जुड़ते जा रहे हैं, नए नए जो है अभिलेख लिखे जा रहे हैं इतिहास के पन्नों में।
नए नए नाम जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार निधि अभी एक और नाम जुड़ चुका है एमबीबीएस डॉक्टर की लिस्ट में गांव के बच्चों में, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। अभी गांव के कुछ लोग, उनसे बातचीत करवा दें। तो जगरामबास गांव में लगातार हम मौजूद हैं और तमाम ग्रामवासी जो है मास्टर सोमवीर के घर पर मौजूद हैं। इनके प्रति इतना प्रेम है कि एक बुलावे पर समस्त ग्रामवासी यहाँ दौड़े चले आए। सरपंच साहब भी मौजूद हैं और तमाम ग्रामवासी मौजूद हैं। सभी से बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है इनको। गांव से अक्सर प्रतिभाएं निकल रही हैं और विशेष बात यह है, जगरामबास छोटा सा गांव, लेकिन इस छोटे से गांव में इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे दर पर दर आगे निकल रही हैं और कहीं ना कहीं पूरे गांव का नाम रोशन कर रही हैं राष्ट्रीय पटल पर। चाहे बात करें आईएएस की, तो इस गांव से आईएएस भी हुए हैं। आर्मी में बड़े ऑफिसर की बात करें या फिर एमबीबीएस डॉक्टरों की बात करें, तो लाइन सी लगी हुई है प्रतिभाओं की। तमाम ग्रामवासी मौजूद, इनसे जानेंगे कि ये मतलब बच्चों को खिला क्या रहे हैं, कौन सी गुट्टी पिला रहे हैं कि इतनी प्रतिभाएं एक साथ एक छोटे से गाँव से निकल रही हैं। जी क्या नाम है? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी, क्या कहोगे? बेटी ने अब एमबीबीएस डॉक्टर बनने की तैयारी है पूरी? बहुत मेहनत की है इसने, बच्ची शुरू से इसकी लगन थी एमबीबीएस डॉक्टर बनने की। इसका बीएस में पहले सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद इसने अपनी वो तैयारी जारी रखी। अभी हमने तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो इसने बड़ी मेहनत करी इस लड़की ने और इसके प्रति गांव का बहुत बड़ा प्यार है और हम इसको कांग्रेचुलेशन देते हैं, इसका धन्यवाद करते हैं। मास्टर जी के प्रति विशेष प्रेम लगा, एक बुलावे पर सभी भागे चले आए। और क्या लगन है सबको, हाँ इनके प्रेम है सबको। ये बहुत बड़ी बात है, छोटे से गांव में 8 डॉक्टर बनना कोई छोटी बात थोड़ी है। और यहाँ से आईएएस भी हैं, यहाँ से मेजर भी हैं, यहाँ से मिलिट्री में भी अफसर हैं, यहाँ से जज भी है इस काम से। तो इस काम में बड़ी प्रतिभाएं छिपी हुई है और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं अब। जी क्या नाम है? रामफल। रामफल जी, इतनी प्रतिभाएं गांव में कहाँ छुपा रखी थी अब तक, जो धीरे धीरे निकल रही है? देखो जी, हमारा एक मानना है, परिवार एक सामूहिक चीज़ है जिसके अंदर हम बच्चों को देख रेख अच्छी तरह रखते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। और ज़्यादातर बच्चों की जो पैरवी नहीं होती, वो बच्चे दर निवाएँ वो करके फैल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ तो बड़े बड़े पायलट तक बन गए बच्चे जिनकी पैरवी करी है। जो बच्चों को सही ढंग से चलाएगा रखेगा तो संस्कार जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। संस्कार जरूरी है। बिल्कुल, संस्कार बगैर कोई चीज़ नहीं दुनिया में, बच्चा आगे निकल नहीं सकता। क्यों जी, क्या कहेंगे? बढ़िया बात है जी, इस लड़के ने काफ़ी समय से मेहनत कर रखी थी, उसका इसने फल पाया और बहुत अच्छे। जब सुना कि ये हमारे गांव से एक और एमबीबीएस डॉक्टर अब निकल चुके हैं और गांव का नाम रोशन किया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो ये बच्चों को पिला क्या रहे हो, क्या गोल के पिला रहे हो? इतने बच्चे आगे निकल, बच्चों की मेहनत है सर। हाँ। 6-8 डॉक्टर गांव में, एमबीबीएस, जज, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, मिलिट्री में ऑफिसर, कर्नल वगैरह, मेजर वगैरह। ये इनकी मेहनत का फल है सर, बहुत मेहनत की है इस लड़के ने। हाँ जी बिल्कुल। तो ये ग्रामवासियों से बातचीत करो, सभी से बारी बारी बातचीत। जी क्या कह रहे थे? मैं यूँ कह रहा हूँ जी, वातावरण बहुत बढ़िया है, खान पान बहुत बढ़िया है यहाँ का, मतलब क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ जी। इसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और एक दूसरे के प्रति बच्चे जब देखते हैं तो मोटिवेट भी होते हैं। जी क्या नाम है? जोगिंदर जी। जोगिंदर जी, क्या कहोगे? अच्छा लग रहा है? कितनी बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। बच्चे ने मेहनत की है, अच्छे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं ताकि बच्चे अच्छे बढ़ें। एक दूसरा बच्चा इसको देखेंगे तो वो भी अच्छी मेहनत करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। जी क्या नाम है? सीसराम नंबरदार भैया। जी नंबरदार जी, क्या कहेंगे? बच्चे इतने आगे निकल रहे हैं गाँव। देखो भैया, आज हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और मैं तो इसको श्रेय मास्टर सोमवीर को और इनकी माता जी को देता हूँ। इन बहुत बढ़िया संस्कार दिए इस बच्ची को और बड़े लड़की ने बड़े लगन से मेहनत की है। और आप कह रहे हो कि भैया आपके गांव में ये अफसर कैसे? हमारा गांव के अंदर सादा खाना है और सादा पहराव है और माँ बाप को मैं इसके मामले में ज़्यादा श्रेय देता हूँ। इन बच्चे को ठीक लाइन पर रखा और बड़ी मेहनत करवाई। जी तो ये तमाम जो ग्रामवासी मौजूद हैं। सरपंच साहब, क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे गांव का नाम रोशन किया। इस लड़की के ऊपर हमें गर्व है और सबसे ज़्यादा भूमिका एक लड़की कामयाब होती है उसकी माँ का हाथ होता है। जी, तो गांव के सरपंच हैं, मुखिया बनाया गांव के लोगों ने, बड़े प्रेम भाव से जिताया आपको। तो बच्चों के लिए, जो बच्चे आगे निकलना चाहते हैं, कई बार बच्चे सुविधाओं के अभाव में थोड़ा बहुत रह जाते हैं पीछे, तो उनके लिए ग्राम पंचायत तत्पर है काम करने? हाँ बिल्कुल तत्पर है। और ग्रामवासियों का सहयोग कितना मिलता है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है गाँववासियों, बहुत बच्चे कामयाब हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान माँ बाप का है। तो आने वाले समय में बड़ा धमाका करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे बड़ा धमाका। जी, तो पीछे युवा साथी खड़े, इनसे बातचीत। क्या नाम है?
परवीन जी। तो प्रवीण भाई क्या कहेंगे, युवा साथी हैं और आपसे 1-2 साल छोटे या फिर 2-4 साल छोटे आपके छोटे भाई बहन आगे निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, हमारे गांव की बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है और समाज सेवा करेगी। और हम तो ये चाहते हैं कि भी इस लड़की को देखकर और बच्चे भी कामयाब हों। हाँ जी, क्या नाम है? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे, बच्चे आगे निकल रहे हैं, इतनी प्रतिभा, और अभी एक और गुड़िया 7-8 बता रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर गांव के अंदर। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और बच्चे बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही आगे वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और ऐसे ही कामयाबी मिलेगी जी। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, और बच्चे भी हैं गांव में जो मोटिवेट होते हैं ऐसी चीज़ों से, इसीलिए हम मौजूद हैं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले आगे बढ़ने के लिए, क्या कहेंगे सभी बच्चों? मैं यही कहेंगे कि इनको देख करके आने वाली पीढ़ी को भी सीख मिलेगी और वो भी इनको देख करके आगे और मेहनत करेंगे और ऐसे ही गाँव का नाम रोशन होगा। जी, क्या नाम है? मेरा वरदान सिंह नाम है जी, एक सरपंच हूँ गांव जगरामबाद से। और हमें जो है इस गुड़िया ने इतनी कड़ी मेहनत करके जो है एक ग्रामीण अंचल से इतनी आगे निकली है, इसके ऊपर हमें बड़ा गर्व है और इससे हमारे और भी बच्चे जो है प्रेरणा लेंगे, हमें बहुत खुशी है। तो ये तमाम ग्रामवासियों से बातचीत करवाई और जो परिवार है, जो गुड़िया है, उनसे बातचीत करवा चुके हैं। छोटा सा गांव जगरामबास और उसके अंदर से इतनी प्रतिभाएं, 7-8 तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, साथ ही जज भी गांव के अंदर हैं, आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं इस गांव के, पुलिस में भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हर भी डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर से लेकर छोटे कर्मचारी तक इस गांव का प्रत्येक बच्चा व्यक्ति जो है लगातार निकल भी रहे हैं और पहले भी रह चुके हैं। तो ये खास बात इस गाँव की थी, इसलिए आज हम मौजूद हुए हैं और तमाम ग्रामवासियों को भाईचारा आपने देख ही लिया कि एक बुलावे पर आधा गाँव यहाँ एक साथ इकट्ठा हो गया। तो ये खास बात और विशेषता है इस गांव की। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।